अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का जो सर्वोच्च पद है वो कौन सा होता है। सॉरी, उत्तर प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च पद की बात करें तो कौन सा होता है। तो उत्तर प्रदेश का जो सर्वोच्च पुलिस का पद होता है वो कौन सा है। क्या डीजीपी है, डीआईजी है, आईजी या फिर एडीजीपी होता है। तो उत्तर प्रदेश जो पुलिस है इसके सर्वोच्च पद की बात करें तो क्या होता है, डीजीपी होता है। उससे नीचे क्या होते हैं, तो उससे नीचे एडीजी होते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि पुलिस विभाग में एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है। जो एफआईआर लिखवाते हैं हम लोग उसका फुल फॉर्म क्या, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, फाइनल इन्फो रिपोर्ट होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो एफआईआर का फुल फॉर्म फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। इसका मतलब होता है पहले जो अपनी घटना घटी उसकी सूचना पुलिस को देना। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि होमगार्ड जवानों की भर्ती का जिला स्तर पर अधिकारी कौन होता है। क्या जिला कमांडरेट होता है, पुलिस कप्तान होता है, दरोगा होता है, फिर जिला मजिस्ट्रेट होता है। तो होमगार्ड जवानों की भर्ती का जिला स्तर पर अधिकारी की बात करें तो कौन होता है। स्तर पर जिला स्तर पर जो है अधिकारी इसमें कौन होता है। तो अधिकारी की बात करें तो आपके इसमें जिला कमांडेंट होते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि पुलिस सिपाही जो है की वर्दी का कितने स्टार लगे होते हैं। तो पुलिस की सिपाही जो है इसकी वर्दी पर जो है कितने स्टार होते हैं। क्या 0 होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, फिर 3 होता है। तो पुलिस सिपाही की जो वर्दी है इस पर 0 स्टार होते हैं। कितने स्टार होते हैं, 0 स्टार होते हैं। और दरोगा जो होते हैं उन पर 2 स्टार होते हैं। और एएसआई जो होते हैं उनके 1 स्टार होते हैं। और जो इंस्पेक्टर बनते हैं उनके ऊपर 3 स्टार कंधे पर होते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि इंटरनेट बैंकिंग में धोखाधड़ी के लिए हेल्पलाइन नंबर कौन सा है। तो इंटरनेट जो बैंकिंग है इसमें धोखाधड़ी के लिए क्या 1930 है, 112 है, 100 है या फिर 101 है। तो इंटरनेट में धोखाधड़ी के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो 1930 है। 112 वर्तमान में जो है पुलिस के लिए है और 100 किसके लिए थी, पूर्व में पुलिस के लिए थी, 101 फायर के लिए होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि किसी भी थाने का लिखा पढ़ी जो है का इंचार्ज कौन होता है। किसी भी थाने के लिखा पढ़ी का इंचार्ज मुंशी या हेड पेज होता है या फिर एसएचओ होता है या फिर दरोगा या फिर दीवान होता है। तो किसी भी थाने का जो है वो जो है लिखा पढ़ी का हेड कौन होता है, तो मुंशी या हेड मुहर्रिर जो होता है वो इसका हेड होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पुलिस हिरासत में किसी भी को जो है कितने समय से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता है। तो पुलिस हिरासत में जो है 24 घंटे, 12 घंटे, 48 घंटे या फिर 72 घंटे। तो किसी भी को पुलिस हिरासत में 24 घंटे से अधिक नहीं रखा जा सकता है। 24 घंटे के बाद भीतर ही उसको जो है न्यायालय में पेश करना होता है, यात्रा के समय को छोड़कर। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि यूपी में 1090 हेल्पलाइन किसके लिए जारी किया गया है। महिला सुरक्षा के लिए, किसान सहायता के लिए, एम्बुलेंस के या फिर दंगा नियंत्रण के लिए। तो बात करें 1090 की तो महिला सुरक्षा के लिए जो है इसको जारी किया गया है। एम्बुलेंस के लिए 108 है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि सीआरपीएफ की पहली महिला बटालियन की स्थापना कब हुई। तो जो सीआरपीएफ है इसकी पहली महिला बटालियन क्या 1986 में, 1990, 1995 या फिर सन 2000 में। तो सीआरपीएफ की पहली महिला बटालियन की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 में। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंसिव एक्ट जो है यूपीएपीए का संबंध किससे है। क्या आतंकवाद नियंत्रण से है, चोरी नियंत्रण से है, ट्रैफिक सुधार से या फिर राजस्व वसूली से है। तो यूएपीए का जो है संबंध वो किससे है, तो यूएपीए का संबंध आतंकवाद नियंत्रण से है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, आरबीआई करता है, वित्त मंत्रालय या फिर नीति आयोग। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की बात करें तो राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा भारत में किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा करता है। आरबीआई जो है नोटों को जारी करता है। वित्त मंत्रालय के द्वारा 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है।
नीति आयोग की बात करें तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। वर्तमान में इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश 2025-26 में कौन सा है? क्या अमेरिका यूएसए है, चीन है, यूएई है या फिर रूस है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश की बात करें तो वर्तमान में कौन है? भारत का सबसे बड़ा भागीदारी देश जो है वो अमेरिका यूएसए है, जो वर्तमान में 100% जो है वो टैरिफ लगाने की बात 100% जो टैरिफ लगाया हुआ है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक सेकेंड, कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय में दिया गया था? वो योजना में जो है दिया, चौथी में, पाँचवीं में, छठवीं में या फिर सातवीं में? तो गरीबी हटाओ का नारा जो है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में जो है वो दिया गया था? तो आपके पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? 1998, सन 2005 में, सन 2014 में या फिर सन 1990 में? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की बात करें तो किस वर्ष में शुरू हुई थी? सन 1998 में। इसको मोदी के द्वारा दोबारा जो है सन 2014 में चालू किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में कागजी मुद्रा जो है कौन जारी करता है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, एसबीआई या फिर वित्त सचिव? तो भारत में कागजी मुद्रा की बात करें तो आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं, और जो करेंसी नोट प्रेस करेंसी है वो 4 जगह पर स्थापित किया गया है। एसबीआई की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई है। वित्त सचिव जो होते हैं वित्त मंत्रालय के सचिव होते हैं, जो 1 रुपये के नोट पर इन्हीं का हस्ताक्षर होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? क्या दुग्ध उत्पादन, अंडा उत्पादन, मछली उत्पादन या फिर गेहूं उत्पादन से? तो श्वेत क्रांति के संबंध की बात करें तो दूध उत्पादन से जो है वह श्वेत क्रांति का संबंध है। इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। इसके जनक की बात करें तो श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। मछली उत्पादन जो है से कौन सी क्रांति है? तो नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति में जो है गेहूं की जो पैदावार में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली थी। इसके जनक की बात करें तो एम एस स्वामीनाथन इसके जनक हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बजट हमेशा किस संसद में पेश किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों में या फिर कहीं भी? तो बजट की बात करें तो हमेशा कौन से संसद में जो है बजट को पेश करते हैं? तो बजट की बात करें तो बजट को आपका लोकसभा में पेश किया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ओडीओपी के तहत गुड़ के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ओडीओपी के लिए क्या मुजफ्फरनगर है, अयोध्या, ए और बी दोनों है या फिर गोरखपुर है? तो ओडीओपी के तहत गुड़ जो है मुजफ्फरनगर, अयोध्या दोनों प्रसिद्ध है। कौन कौन? मुजफ्फरनगर, अयोध्या जो है दोनों ओडीओपी के तहत गुड़ के लिए प्रसिद्ध हैं। गोरखपुर में जो है सर्वाधिक वर्षा देखने को होती है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 200 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित होता है? सांची के स्तूप का, लाल किला का, रानी की वाव की या फिर मंगलयान का? तो 200 रुपए का जो नोट है इसके पीछे जो है सांची का स्तूप का चित्र होता है। लाल किला जो है 500 रुपए के नोट पर, मंगलयान जो है 2000 रुपए के नोट पर था। रानी की वाव जो है वो किस नोट पर है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है या फिर राजस्थान है? तो भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य की बात करें तो सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य आपका जो है आंध्र प्रदेश है, और केरल भी कहीं कहीं पर देखने को मिलता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि नेपाल की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो नेपाल की राष्ट्रीय मुद्रा क्या नेपाली रुपया है, टका है, येन है या फिर डॉलर है? तो नेपाल की राष्ट्रीय मुद्रा की बात करें तो नेपाल की जो राष्ट्रीय मुद्रा वो कौन सी है? तो इसकी नेपाली मुद्रा जो है नेपाल की राष्ट्रीय मुद्रा। येन कहाँ की है? जापान की है। डॉलर की बात करें तो अमेरिका की है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, फुटबॉल है या फिर हॉकी है? तो श्रीलंका के राष्ट्रीय खेल की बात करें तो वॉलीबॉल यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। क्रिकेट कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने स्थायी सदस्य हैं? तो 5 हैं, 10 हैं, 6 हैं या फिर 15 हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसके स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, जिनमें कौन कौन से? चीन है, जापान है, सॉरी, चीन है, जापान है, फ्रांस है, अमेरिका है और सोवियत संघ रूस है। और 10 अस्थायी सदस्य हैं जो 2 वर्षों के लिए
चुने जाते हैं। अभी तक भारत जो है वो 8 बार चुना जा चुका है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, 1 मई को, 5 जून को या फिर 10 दिसंबर को। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो कब सेलिब्रेट होता है? तो बात करें विश्व स्वास्थ्य दिवस को 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जापान की संसद का नाम क्या है? डायट है, ड्यूमा है, मजलिस है या फिर कांग्रेस है? तो जापान की जो संसद है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम डायट है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि दक्षिण सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दक्षिण सार्क का मुख्यालय की बात करें काठमांडू है, ढाका है, नई दिल्ली या फिर कोलंबो है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो काठमांडू में सार्क का मुख्यालय अवस्थित है। इसकी स्थापना ढाका में 1985 में 1989 में किया गया था, बांग्लादेश में। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस में है, न्यूयॉर्क में है, जिनेवा में या फिर लंदन में? तो यूनेस्को के मुख्यालय की बात करें तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में अवस्थित है। यूनेस्को में अभी तक जो है भारत के कुल 44 साइट जो है विश्व विरासत स्थल में, और विश्व जो है अमूर्त सांस्कृतिक की बात करें तो 16 साइटें हुई। 16वां आपका दीपावली जो है वो दिसंबर 2025 में घोषित किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? क्या शुक्र है, बुध है, मंगल है या फिर शनि है? तो बात करें सौरमंडल के सबसे गर्म ग्रह की, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है, जिसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। मंगलयान को लाल ग्रह कहते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब खींची गई थी? 1947 में, 1950, 1962 या फिर 1971 में? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा जो है 1947 में खींची गई थी। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है, टोक्यो है, सियोल है या फिर बैंकॉक है? तो चीन की राजधानी बीजिंग है, टोक्यो जापान की है, बैंकॉक थाईलैंड की है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है, कॉमन पावर यूनिट है या फिर सेंट्रल पावर यूनिट है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म की बात करें तो सीपीयू का फुल फॉर्म जो होता है क्या होता है? सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है सीपीयू का फुल फॉर्म है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? ए सीपीयू को, माउस को, कीबोर्ड को या फिर मॉनिटर को? तो सीपीयू का कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ईमेल का खोजकर्ता कौन है? रे टॉमलिंगन है, बिल गेट्स है, मार्क जुकरबर्ग है या फिर चार्ल्स बेबेज है? तो बात करें ईमेल के खोजकर्ता की तो रे टॉम्स लिंग वहीं बात करें चार्ल्स बेबेज की तो ये कंप्यूटर के जनक हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 GB में कितने MB होते हैं? 1024, 1000 MB, 2048 या फिर 512 MB? तो 1 GB में जो है 1024 MB होते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, माइक्रो कंप्यूटर या फिर मिनी कंप्यूटर? तो सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 15 अगस्त, 1 जनवरी या फिर 5 सितंबर को? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी शुरुआत भारत के द्वारा किया गया था। 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस, 1 जनवरी को जो है नए वर्ष के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 5 सितंबर को जो है विश्व जो है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल+C है, कंट्रोल+V है, कंट्रोल+X है या फिर कंट्रोल+Z है? कंट्रोल कंप्यूटर में जो है कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की बात करें तो कंट्रोल+C होता है, V पेस्ट के लिए, X कट के लिए, Z की बात करें तो अंडू के लिए होता है, रीडू के लिए
कंट्रोल प्लस वाई होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि इंटरनेट पर अवांछनित मेल जो है, अनवांटेड मेल को क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं, जंक कहते हैं, ड्रॉप्ड कहते हैं, फिर इनबॉक्स कहते हैं। तो कंप्यूटर में अवांछनित मेल को जो है स्पैम कहा जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कंप्यूटर का पिता जो है किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को, बिल गेट्स को, एलन मस्क को, या फिर सर आइजैक न्यूटन को। तो कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। वहीं बात करें आइजैक न्यूटन ने जो है वो गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, उन्होंने न्यूटन को 3 नियम दिया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट 5G भारत में कब शुरू हुआ था? 2022 में, 2020 में, 2024 या फिर 2023 में? अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट 5G भारत में शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है 2022 में हुई थी। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2026 में होने वाला फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, भारत, कतर या फिर ब्राजील? तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको के द्वारा किया जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के वर्तमान थल सेनाध्यक्ष कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जनरल मनोज पांडे, अनिल चौहान या फिर इनमें से कोई नहीं? भारत के वर्तमान थल सेनाध्यक्ष की बात करें तो कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। अनिल चौहान क्या है? सीडीएस के प्रमुख हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? नागर में, द्रविड़ में, वेसर में या फिर आधुनिक शैली में? तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ। द्रविड़ शैली के जो है अधिकतर उपयोग दक्षिण भारत में किया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? बेंगलुरु में, श्रीहरिकोटा में, चांदीपुर में या फिर दिल्ली में? तो इसरो के मुख्यालय की बात करें तो इसरो का मुख्यालय श्रीहरिकोटा द्वीप में अवस्थित है, जो कहाँ? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किसे भारत रत्न 2025 से सम्मानित किया गया? कर्पूरी ठाकुर, एम एस स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, उपरोक्त सभी को। तो जो है भारत रत्न से इन सभी कर्पूरी ठाकुर, एम एस स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और लाल कृष्ण आडवाणी को सम्मानित किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर 2025 की रिपोर्ट में कौन सा था? इंदौर था, सूरत था, भोपाल था या ये भी दोनों थे? 2025 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और भोपाल दोनों थे। इंदौर जो है लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में ऊपर था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि G20 की अध्यक्षता 2025 में किसने की थी? दक्षिण अफ्रीका ने, भारत ने, ब्राजील ने या फिर अमेरिका ने? तो G20 की अध्यक्षता की बात करें तो G20 की अध्यक्षता 2025 में किसके द्वारा किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीश धनखड़ है, एम वेंकैया नायडू, ओम बिरला या फिर द्रौपदी मुर्मू है? तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति के पद पर जगदीश धनखड़ के स्थान पर कौन बनाए गए हैं? तो राधाकृष्णन बनाए गए हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यूपी का कौन सा शहर हाल ही में सोलर सिटी घोषित किया गया है? अयोध्या, वाराणसी, लखनऊ या फिर आगरा? तो जो है सोलर सिटी किसको घोषित किया गया है? तो अयोध्या को जो है सोलर सिटी घोषित किया गया है। इसी के साथ आज के अंतिम प्रश्न पर हम लोग पहुंच चुके हैं। अंतिम प्रश्न है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम का संबंध किससे है? महिला आरक्षण से, महिला शिक्षा से, स्वास्थ्य सुधार से या फिर खेल विकास से? तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम की बात करें तो यहाँ पे महिला आरक्षण से संबंधित है। तो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइए। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। कोई सजेशन भी आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें हम तक पहुँचा सकते हैं। तो अगर ये क्लास अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।